दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मीर तकी मीर की गज़ल। तो दोस्तों चलिए मीर तकी मीर की गज़ल को पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा मौजू है, हमारा टॉपिक है मीर तकी मीर की गज़ल। तो दोस्तों, मीर तकी मीर की गज़ल को पढ़ने से पहले हम शायर मीर तकी मीर के बारे में मुख्तसर सी मालूमात आपको देना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर, देखो आपके सामने नाम आ रहा है मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर जो हैं ये उर्दू के बहुत बड़े अजीम आला दर्जे के शायर गुज़रे हैं। इनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है। खुदाए सुखन, सुखन यानी होता है शायरी, तो शायरी के खुदा इनको कहा जाता है। अब देखिए आपको मीर तकी मीर जो नाम नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसमें पीछे नाम के ऊपर एक निशानात लगा हुआ है। तो ये निशानात जो है ये तखल्लुस का निशान है। तखल्लुस कहते हैं शायर का उपनाम जो वो शायरी में इस्तेमाल करता है, यानी शायरी का नाम। तो मीर तकी मीर इनका पूरा नाम है और मीर इनका तखल्लुस है, शायरी का उपनाम जो शायरी में इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देखते हैं मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। देखो मीर तकी मीर जो है कहाँ पैदा हुए हैं, आगरा में पैदा हुए हैं। और कब पैदा हुए हैं, 1722 में। तो मीर की पैदाइश 1722 में आगरा में हुई। अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, यानी मीर तकी मीर जब बच्चे थे, छोटे थे, उस वक्त इनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वो दिल्ली आ बसे। कहाँ गए, आगरा से दिल्ली आकर के बस गए। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा हुआ, देखो जब दिल्ली के अंदर रहते थे तो वहाँ पर क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में, यहाँ पर इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो मीर तलाश मुआश में लखनऊ चले गए। अब देखो कि मीर पैदा कहाँ हुए हैं, आगरा में 1722 में। लेकिन क्या हुआ, बचपन में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो वालिद का इंतकाल होने के बाद जब इन्हें क्या करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो ये दिल्ली चले गए। जब दिल्ली गए तो दिल्ली के अंदर भी इन्हें क्या हुआ, वहाँ पर भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मीर जो है इनकी ज़िंदगी में गम ही गम भरा हुआ था, यानी इन्होंने जगह जगह मुसीबतों का सामना किया, दुख तकलीफ़ें इन्होंने उठाई, जो कि इनकी शायरी में नज़र आती है। इनकी शायरी में इनके दिल का जो गम है वो साफ नज़र आता है। तब देखो ये पहले आगरा पैदा हुए, उसके बाद दिल्ली चले गए। अब क्या हुआ, तलाश मुआश। तलाश मुआश कहते हैं, तलाश नहीं होता है ढूंढना, तलाश करना, और मुआश कहते हैं रोज़गार को, आजीविका को। ये रोज़गार की तलाश में, काम धंधों की तलाश में ये लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ में ही गुजारी और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ। अब देखो ये कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए, और लखनऊ के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अरसे या साल गुजारे और वहीं पर इनका इंतकाल हो गया। तो मीर आगरा के अंदर पैदा हुए और लखनऊ के अंदर इनका इंतकाल हुआ। अब इनका इंतकाल कब हुआ, 1810 में, लखनऊ में। अब आइए आगे पढ़ते हैं। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। क्लासिकी यानी परंपरागत, कदीम उर्दू जो शायरी है, तो मीर उसके क्या हैं, एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं, यानी इनको उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है। किसको, मीर तकी मीर को। इमाम किसे कहा जाता है, जो पेशवाई करता है, जो आगे खड़ा होकर के लोगों की क़यादत करता है। तो मीर ने भी क्या करा है, उर्दू के अंदर गज़ल में और दूसरे शायरों की क़यादत की है, यानी उनका नेतृत्व इन्होंने किया है, लीडरशिप की है। तो आगे बढ़ते हैं। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ो गुदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं है। अब देखो हमारे यहाँ पर आ रहा है कि मीर जो हैं ये आम फहम ज़ुबान, आम फहम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, और उन अल्फाजों में क्या करते हैं, ये सोज़ो गुदाज की कैफियत कहते हैं हालात को, यानी माहौल बनाना। तो क्या करते हैं, सादा अल्फाजों से भी ये क्या करते हैं, सोज़ो गुदाज की कैफियत पैदा कर डालते हैं, यानी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब आगे आता है, मीर का कोई शानी नहीं है, यानी सोज़ो गुदाज के अंदर मीर का कोई शानी नहीं है। शानी यानी इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी स्नाफ में भी उन्होंने खूब जोर दिखाए हैं।
देखो अब ये मीर तकी मीर के बारे में आ रहा है यहाँ कि मीर तकी मीर ने सिर्फ गज़लें ही नहीं लिखी हैं, गज़ल के अलावा शायरी की दूसरी इसनाब बोलते हैं तहरीरों को, लिखावटों को। तो शायरी की दूसरी तहरीरें भी हैं गज़ल के अलावा। गज़ल के अलावा होती है नज़्म, होती है मरसिया, होता है कसीदा, होता है मसनवी होती है। तो इस तरीके से मीर तकी मीर ने गज़ल के अलावा दूसरी तहरीरें भी लिखी हैं। अब आइए पढ़ते हैं। उनकी मसनवियों में बहार इश्क, शोलाए इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली है। अब देखो मीर तकी मीर ने क्या है, इन्होंने 3 मशहूर मसनवियाँ लिखी है जो कि बहुत मकबूल हुई हैं। पहली इनकी है बहार इश्क, दूसरी शोलाए इश्क और तीसरी दरियाए इश्क। फ़ारसी में उर्दू के शायरों का एक तज़किरा, नकातुश शायरा। अब देखो मीर तकी मीर जो है हमारे, इन्होंने उर्दू के साथ साथ फ़ारसी में भी शायरी की है, फ़ारसी में भी इन्होंने नस्र निगारी की है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, फ़ारसी के अंदर उर्दू शायरों का एक तज़किरा लिखा है। अब यहाँ हमारा एक लफ्ज़ आया है तज़किरा। तो तज़किरा जो होता है ये ज़िक्र की जमा होता है, ज़िक्र करना, कोई बात कहना। तो इन्होंने यहाँ क्या किया है, नकातुश शायरा में उर्दू शायरों का ज़िक्र किया है। यानी इनके दौर के और इनके दौर से पहले गुजर चुके शायर थे, उन शायरों का इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ज़िक्र किया है, उनका तज़किरा पेश किया है, उनके बारे में इन्होंने मालूमात यहाँ दी है। और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी स्वान हयात लिखी है। अब इन्होंने क्या किया है, ज़िक्र मीर के उन्वान से, उन्वान बोलते हैं टॉपिक को, शीर्षक को, टाइटल को। तो इन्होंने क्या करा है, ज़िक्र मीर के नाम से अपनी एक स्वान हयात लिखी। अब स्वान हयात किसे बोलते हैं, स्वान हयात कहा जाता है बायोग्राफी को। तो उन्होंने क्या करा है, अपनी खुद की स्वान हयात लिखी है। तो खुद की स्वान हयात या खुदनोश्त स्वाने को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इन्होंने अगर आए ज़िक्र मीर के नाम से, यानी मीर का ज़िक्र, इस नाम से इन्होंने अपनी खुद की खुदनोश्त स्वाने है यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। अब दो मीर तकी मीर जो हैं, इनको खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। खुदाए सुखन, सुखन यानी होता है शायरी, तो शायरी के खुदा इनको कहा जाता है। ये इनका क्या है, लक़ब है। अब लक़ब क्या होता है, लक़ब कहते हैं किसी शख्स को उसकी खासियत की वजह से दिया गया नाम। तो इनको क्या किया गया है, इनकी खासियत की वजह से इनको खुदाए सुखन का नाम या लक़ब दिया गया है। अब दोस्तों चलिए मीर तकी मीर की गज़ल को हम गा कर पढ़ते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आइए अब पढ़ते हैं मीर तकी मीर की गज़ल के बारे में। गज़ल। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर है, यानी मतला है। इसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया आए हैं। तो ये मीर की गज़ल का पहला शेर है। मीर इस शेर में फरमाते हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, यानी इंसान की ज़िंदगी है वो क्या है, हबाब के मानिंद है, यानी पानी के बुलबुले की मानिंद है। हबाब बोलते हैं पानी के बुलबुले को। जिस तरह पानी का बुलबुला पानी में पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर फूट जाता है यानी बिगड़ जाता है, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी है कि इंसान की ज़िंदगी पानी के बुलबुले की मानिंद है। इंसान की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाने वाली है, यानी मिट जाने वाली है, फ़ानी है। ये नुमाइश शराब की सी है। तो दुनिया की जो नुमाइशें हैं, नुमाइश बोलते हैं दिखावे को, तो दुनिया के जो दिखावे हैं, ये नुमाइशें हैं, ये सब क्या हैं, शराब बोलते हैं धोखे को। तो दुनिया की जो नुमाइशें हैं, जो दिखावे हैं, ये सब क्या है, एक खूबसूरत धोखा है। दूसरा शेर हमारा आता है, नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। दूसरे शेर में शायर फरमाता है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहें। इस शेर में शायर अपने महबूब को मुखातिब करके फरमा रहा है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहें, मेरा जो महबूब है उसके लब यानी होता है होंठ, उसके जो होंठ हैं वो ऐसे हैं कि पंखुड़ी गुलाब की सी है, जैसे गुलाब की
पंखुड़ी या उसके पत्ते हुआ करते हैं। जिस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियाँ उसके पत्ते नरम मुलायम होते हैं, ऐसे ही मेरे महबूब के होंठ हैं। तो इस शेर में शायर अपने महबूब के होठों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दे रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं। अगला शेर हमारा आता है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब किसी है। अब शायर इस शेर में फरमा रहा है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ। किसके दर पे? अपने महबूब के दर पे। तो बार बार मैं अपने महबूब के दर पे जा रहा हूँ। अब क्यों जा रहा हूँ? हालत अब इस्तिराब किसी है, यानी मैं बेचैनी के आलम में हूँ। वो मेरी बेचैनी जो है वो मुझे मेरे महबूब के दर पर खींच कर ले जाती है। यानी मैं इश्क के नशे में इतना चूर हो गया हूँ कि बार बार अपने महबूब के दरवाजे पर चला जाता हूँ और मेरी हालत क्या है? अब बेचैनी किसी हो गई है। अगला शेर हमारा आता है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब किसी है। अब शायर इस शेर में फरमा रहे हैं, मैं जो बोला, यानी शायर जब बोलता है तो कहा कि यह आवाज़, किसने कहा? मेरे महबूब ने कहा। क्या कहा? कि उसी खाना खराब किसी है। यानी मेरा महबूब समझ गया कि मैं जब बोला तो मेरी जो आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनकर के मेरा महबूब समझ गया कि ये आवाज़ जो है ये उसी बर्बाद हुए नाकाम आशिक की आवाज़ है जो कि अपनी मोहब्बत को हासिल ना कर सका। तो शायर इस शेर में फरमाते हैं कि मेरा महबूब मेरी आवाज़ को पहचान गया है, तो इसीलिए मैं इसी बात से खुश हूँ कि चलो ये तो हुआ कि मेरा महबूब जो है वो मेरी आवाज़ तो पहचानता है। अगला शेर हमारा आता है जो गज़ल का आखिरी शेर है। इसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयां किया है, अपनी शायरी का उपनाम लिखा है, जो लिखा हुआ है अपने यहाँ पर मीर। तो ये मक्ता का शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयां कर रहा है। तो इस मक्ता के शेर को पढ़ते हैं। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है। अब मीर इस अपने मक्ता के शेर में फरमा रहे हैं, मीर अपने आप से मुखातिब है, यानी अपने आप से ये कह रहे हैं कि ए मीर उन नीमबाज आँखों में, यानी नीमबाज बोलते हैं अधखुली आँखों को, कि ए मीर तेरे महबूब की जो अधखुली आँखें हैं उन अधखुली आँखों में ऐसा नशा है जैसा कि शराब में होता है। उसकी आँखें ऐसी हैं कि जो उनको देखता है मस्त हो जाया करता है, यानी मदहोश हो जाया करता है। जैसे कि इंसान शराब पीकर मदहोश होता है, वैसे ही उसकी आंखों को देख करके इंसान मदहोश हो जाया करता है। तो दोस्तों ये थी हमारे मीर तकी मीर की गज़ल जो अभी हमने पढ़ी है। चलिए अब देखते हैं मीर तकी मीर की गज़ल से जुड़े हुए कुछ अहम सवालात के बारे में। सोचिए और बताइए। हमारा पहला सवाल जो आता है वो है, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, मीर तकी मीर ने फरमाया था कि इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो क्या है? ख़त्म होने वाली है, मिट जाने वाली है, फना होने वाली है। तो इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? कि इंसानी ज़िंदगी एक खूबसूरत धोखा है और वो कभी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा सवाल हमारा आता है, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है। तो इसका जवाब ये है कि बेचैनी के आलम में शायर पर यह बीत रही है कि बेचैनी के आलम में बार बार अपने महबूब के दर पर जा रहा है। तीसरा सवाल हमारा आता है, शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है। तो शेर में खाना ख़राब उसे कहा गया है जिसका घर बर्बाद हो गया हो। यहाँ मीर अपने आप को खाना ख़राब कह रहे हैं, यानी शायर का खुद का घर इश्क व मोहब्बत में अपने महबूब की चाहत में बर्बाद हो गया है। तो खाना ख़राब का मतलब आया है कि जिस आशिक का घर बर्बाद हो गया हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारे मीर तकी मीर की गज़ल जो हमने आज पढ़ी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। तो दोस्तों चलते हैं।